अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। एफजेन चैनल के नाजरीन, हेल्थ इज़ वेल्थ प्रोग्राम में आपको हम मरहबा वेलकम कहते हैं। माशाल्लाह, ये वो प्रोग्राम है जिसमें हम हमेशा की तरह इस बार भी आपकी हेल्थ, हमारी हेल्थ और सभी की हेल्थ को लेकर जो है वो डिस्कस करते हैं और कोई ना कोई हॉट टॉपिक होता है जिस पर हम बात करते हैं। पिछले 2 एपिसोड से हम बात कर रहे हैं बैक पेन और जॉइंट्स पेन को लेकर, जिसमें हमने ठीक ठाक गुफ्तगू की है बैक पेन को लेकर, चूँकि ज़ाहिर है इन दिनों ये सबसे ज़्यादा हॉट इशू भी है। तो माशाल्लाह इसमें मेरा साथ दे रहे हैं प्यारे प्यारे हमारे डॉक्टर तनवीर साहब। मैं प्रोग्राम में आपको मरहबा वेलकम कहता हूँ। जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह, कैसे हैं, तबीयत वगैरह ठीक है आपके डॉक्टर साहब? माशाल्लाह डॉक्टर साहब, पिछले कई एपिसोड से हम जो है वो रीढ़ की हड्डी की तकलीफ़ को लेके बात कर रहे हैं। इसके कई हिस्सों पर हमने बातें की और मौके की मुनासिबत से हमने कुछ सोल्यूशन हाथों हाथ भी बयान किए। और पिछले एपिसोड में आपने जो है वो कुछ जो है वो टाइप्स ऑफ बैक पेन पर हमने जो बात की, उसमें बहुत अच्छी जो है ना आपने जो है वो टिप्स भी बताई और आइडियाज़ भी दिए। मैं चाह रहा था कि अगर थोड़ा सा इसको हम समराइज़ करें, ताकि आज क्योंकि हफ्ता गुजर गया और अब जो है वो नाजरीन इस एपिसोड को देख रहे हैं, तो आपके लिए एफजेन चैनल के नाजरीन के लिए अगर आप इसको थोड़ा सा समराइज़ करें कि टाइप्स ऑफ बैक पेन और कुछ इस पर जो है वो आप मौजू बांधे। जी, तो बैक एक जो है जिस पे हम लोग गुफ्तगू कर रहे हैं पिछले 2 एपिसोड से, तो उसकी रेंज बहुत बड़ी है। तो एक मामूली मसल स्पैज़म से लेके कैंसर तक के उसकी रेंज हो सकती है। कैंसर तक पहुंच सकता है। कैंसर तक अलग अलग वजूहात हो सकते हैं कि जिसकी वजह से बैक पेन है जी। तो सबसे पहले मस्क्यूलोस्केलेटल यानी जो वर्टिब्रल कॉलम और उसके आसपास के मसल से रिलेटेड है, तो उसमें जो दिक्कतें हैं वो जनरली पोस्चर की वजह से होती हैं या फिर बैड जो आपकी फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं उसकी वजह से होती है जी। तो उस पर हमने पिछले 2 एपिसोड में डिस्कशन कर लिया। तो ये जो है मस्क्यूलोस्केलेटल रहते हैं। कुछ जो रहते हैं वो इन्फ्लेमेटरी रहते हैं यानी सूजन की वजह से, जिसको आप स्पॉन्डिलाइटिस बोल सकते हो। तो उस तरह से अलग अलग और भी बीमारियां रहती हैं कि जो स्वेलिंग की वजह से होती है कि किसी तरह से इन्फ्लेमेशन हो गया। कुछ जो दर्द होते हैं वो इन्फेक्शन की वजह से होते हैं, जैसे स्पाइन का एक टीबी भी होता है। इस तरह से स्पाइन के दूसरे भी इन्फेक्शंस होते हैं, तो उन इन्फेक्शंस की वजह से भी आपका बैक पेन हो सकता है। कुछ दर्द जो होते हैं वो वर्टिब्रल कॉलम के अलावा उसके एतराफ़ में जो दूसरे ऑर्गन्स हैं उनकी तकालीफ से हो सकते हैं। जैसे अगर किसी को किडनी में स्टोन है, तो चूंकि किडनी बैक में होती है तो वहाँ से दर्द शुरू होकर फिर पेट की तरफ बढ़ सकता है। किसी लेडी को अगर बच्चेदानी में कुछ प्रॉब्लम है तो उसको दर्द जो है वो कभी कभी बैक में हो सकता है। जो मर्द रहते हैं उनको एक प्रोस्टेट रहता है, जो पेशाब की नली है उसके आजू बाजू में प्रोस्टेट करके एक ग्लैंड रहती है। तो उस ग्लैंड में अगर कुछ तकलीफ हो तो भी जो है वो बैक एक हो सकता है। और उससे एक स्टेप आगे जाएंगे तो रीढ़ की हड्डी या उसके आसपास में किसी किस्म का कैंसरस ग्रोथ हो तो भी बैक एक हो सकता है। तो कुल मिला के मामला यह है कि बैक एक का स्पेक्ट्रम बहुत बड़ा है, मामूली से बैक एक पेन से लेकर के तो टीबी और कैंसर तक के इसका स्पेक्ट्रम हो सकता है। तो इसलिए ज़रूरी यह है कि अगर बैक पेन अचानक से शुरू हुआ है या उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है या फिर साधे चीज़ें या साधे नुस्खे करके एक 5 से 7 दिन में आपको आराम महसूस नहीं हो रहा है, तो आप मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास जाके उसकी जांच कराएं और उसका इलाज कराएं। इन दिनों ना वो एक ट्रेंड चला हुआ है रेड फ्लैग ग्रीन फ्लैग करके। जी, कोई चीज़ अगर यानी सोशल मीडिया वाले इसको बेहतर समझते हैं कि जो चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा सीवियर होती है और बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाली होती है उसे हम रेड फ्लैग कहते हैं। जी। जो चीज़ पॉजिटिव वाइब देती है, जो चीज़ें जो है वो अट्रैक्टिव लगती हैं, उसको हम ग्रीन फ्लैग कहते हैं जी। तो जाहिर है ऐसी कौन सी सिचुएशन हो सकती है और ये ऐसी कौन सी सिचुएशन है जिसमें हमारे लिए ये बिल्कुल रेड फ्लैग साबित हो सकता है? कुछ जो साइंस या कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं कि जो अगर दिखाई दें तो इसका मतलब यह है कि आपका बैक एक मामूली नहीं है, उसके लिए आपको मेडिकल कंसल्टेशन करना चाहिए। तो उसमें कुछ जो हैं वो ऐसे हैं कि जैसे अगर आपके गर्दन में दर्द हो रहा है लेकिन आपके हाथों में भी झुनझुनी हो रही है, जिसको नमनेस बोल रहे हैं जी, तो उस तरह से है। या फिर जिसको रेडिएटिंग पेन बोलते हैं कि आपके वर्टिब्रल कॉलम के किसी हिस्से में दर्द हो रहा है लेकिन वो हिस्सा दूसरे
हिस्से तक जा रहा है, जैसे आपकी कमर भी दर्द हो रही है और पैर तक वो दर्द जा रहा है, तो इस तरह का रेडिएटिंग पेन है तो करेंगे। जो नमनेस मैंने अर्ज की कि सुन्न हो रहा है, पैर सुन्न हो रहा है या हाथ सुन्न हो रहा है, तो उस तरह से रहेगा तो आपको इमीडिएटली मेडिकल केयर सीख करना चाहिए। कुछ मैंने अर्ज किया कि कुछ जो बीमारियां हैं वो टीबी या कैंसर तक की हो सकती हैं, तो उस तरह के कुछ साइन सिम्टम्स हो, जैसे कि बैक एक भी है या उसके साथ साथ फीवर भी है, तो आपको कंसल्ट करना चाहिए। अगर बैक एक के साथ में इवनिंग राइजिंग टेम्परेचर यानी शाम के वक्त में बुखार आ रहा है, तो एक टीबी की अलामतों में से एक अलामत हो सकती है, तो वो आपको जांच करानी ज़रूरी है। अगर बैक एक के साथ में वज़न कम हो रहा है तो आपको उसकी जांच जल्दी करना ज़रूरी है। अगर बैक एक अचानक से शुरू हुआ है, पहले नहीं था, 1-2 दिन में अचानक से शुरू हुआ है, तो आपको जांच कराना ज़रूरी है। कभी कभी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि बैक एक थोड़ा सा था, मामूली से था, अचानक दर्द बढ़ गया, तो ऐसे सिचुएशन में आपको जांच करना ज़रूरी है। तो ये जैसा आपने पूछा, तो ये कुछ रेड फ्लैग्स हैं कि अगर इसमें से कुछ दिखाई दे तो फिर आपको घर पे कोई भी चीज़ करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, आपको मेडिकल एडवाइस उसमें लेनी चाहिए। फौरन डॉक्टर की तरफ जो है वो रुजू करना चाहिए, फौरन डॉक्टर की तरफ बढ़ना चाहिए, अपॉइंटमेंट लेकर जो है वो इसकी तरफ बढ़ना चाहिए। ज़ाहिर है समटाइम्स ऐसा होता है कि इतनी बात पे क्या जो है वो डॉक्टर के पास जाना, और फिर जो है वो बहुत अफसोस के साथ जो है वो डॉक्टर कम्युनिटी के बारे में कमज़ोर बातें कर रहे होते हैं और ये सोच रहे होते हैं, जबकि ज़ाहिर है वो काफ़ी स्टडीज़ के बाद, एजुकेशन के बाद उस मनसब पे पहुँचा है, और वो है भी आप और मेरे लिए कि भाई आपकी और मेरी सेहत को बना के रखें, हमें जो है वो पॉजिटिव गाइडेंस दें। तो प्लीज़ इस चीज़ का खास ख्याल रखें, जो डॉक्टर साहब ने भी मेंशन किया। कई बार ऐसा हो रहता है और लाइटली लेते हैं, बल्कि डॉक्टर साहब मैं इसी में एक ऐड करूं कि जैसे डॉक्टर ने कह दिया, बिल्कुल सोचिए, मैं क्योंकि मर्दों की तरफ जो है इसको इशारा करता हूं कि पेन हो रहा होता है और जो डॉक्टर्स ने कहा है भाई बेड रेस्ट करना है, तो ये भी जुमला जो है ना सुनाई देता है कि डॉक्टर का काम तो बोलना है ना यार, क्या प्रॉब्लम है। वो गाड़ियाँ भी चला रहे होते हैं, बाइक भी चला रहे होते हैं, और ब्रेकर पे जो है वो फिर ज़्यादा गाड़ी जंप भी करती हैं और बैक पेन से 2-4 होते हैं। तो ये जो कौम है, जो इस तरह के लोग हैं जो डॉक्टर एडवाइस को बिल्कुल नॉर्मल लेते हैं, इनको भी अगर आप हाथों हाथ कुछ गाइडेंस अगर अता फरमा दें। हमने पहले या दूसरे एपिसोड में अर्ज किया था कि स्पाइन जो है वो आपकी रीढ़ की हड्डी जो है वो एक पिलर की तरह है, ऐसा ही, और उसके अंदर जो डिस्क हैं वो शॉक एब्जॉर्बर की तरह है जी। तो अगर आप बाइक को चलाएंगे और बहुत ज़्यादा खड्डों में से चलाएंगे या स्पीड ब्रेकर से चलाएंगे, तो जिस तरह से उसके शॉक एब्जॉर्बर किसी दिन जाके काम करना कम कर देंगे या बंद कर देंगे, ऐसा ही, उसी तरह आपके रीढ़ के हड्डी के बीच में जो डिस्क है वो भी किसी दिन स्लिप कर जाएगी या हर्निएट कर जाएगी या काम करना कम कर देगी। और जिस तरह से आपका पिलर है जो आपकी बिल्डिंग को संभाल रहा है, अगर वो कमज़ोर हो जाएगा तो आपको क्या करना रहेगा, आपको उसके एडिशन में 1 या 2 पिलर और खड़े करने पड़ेंगे। तो एक हद तक फिजियोथेरेपी से या मेडिसिन से ये फिर बैकएक कंट्रोल हो सकते हैं। एक हद के बाद जाने के बाद उसको सर्जिकल ट्रीटमेंट लगती है, फिर सर्जिकली किसी की स्पाइन को एडिशनल सपोर्ट देना पड़ता है, किसी को फ्यूज़ करना पड़ता है, कभी कभी ऑपरेशन करा के जो 2 डिस्क का हर्निएट हुआ हिस्सा है, जो बाहर निकल रहा हुआ हिस्सा है, उसको निकालना पड़ता है, कभी कभी उसको स्पाइन को एडिशनल सपोर्ट भी देना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें सर्जिकली होती हैं। फिर या तो ओपन सर्जरी होती है कि पूरा बड़ा कट लगा के सर्जरी, या फिर दूरबीन के ज़रिए भी सर्जरीज होती हैं। तो ये सारे सर्जरीज के अखराजात भी बहुत बड़े होते हैं, ऐसा ही है, उसके प्रिकॉशंस भी बहुत बड़े होते हैं, ट्रीटमेंट के बाद का जो आराम करने का वक्फा है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। तो जिस तरह से मेडिकल साइंस में भी कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो आपको पहले ही एहतियात करने हैं कि आपको एक तो अव्वल तो बीमारी हो नहीं, अगर तकलीफ़ हो रही है तो मेडिकल एडवाइस के हिसाब से उसका ट्रीटमेंट लें, और उसको इस हद तक ना जाने दें कि उसका ट्रीटमेंट मेडिकल से कन्वर्ट होकर सर्जिकल में चला जाए। तो ये प्रिकॉशन हमें ज़रूर लेनी है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। FJN चैनल के नाजरीन, मुहतात आदमी सदा सुखी, यानी वो इंसान जो पहले से मुहतात होता है, एहतियात रखता है, वो हमेशा जो है वो खुशहाल होता है। एक डॉक्टर जिसने काफ़ी पढ़ाई की है और उसने एक अपना एफर्ट लगाना, एक वक्त दिया उस स्टडीज़ को, अगर वो आपको किसी चीज़ के लिए समझा रहा है, अगर एक डॉक्टर ने अगर आपको बेड रेस्ट के लिए कहा है, आराम करने के लिए कहा है, तो यकीनन इसमें इसका अपना फ़ायदा नहीं है, ये चाहता है कि आप सेहतमंद हो जाएँ, आपको सेहत मिले, ताकि आप अपनी फैमिली का दोबारा ख्याल रखें, कि अच्छे फैमिली मैन बने ना। इस वजह से डॉक्टर साहब आपकी तरफ बढ़ता हूँ मैं, और जाहिर है आज का टाइम फूड कल्चर का है ना, हमने इससे पहले भी फूड का जिक्र किया, क्योंकि ट्रेंड है ना नए नए टेस्ट को एक्सप्लोर करने का। अब तो व्लॉगिंग भी फूड पर हो रही है, क्योंकि मुझे खुद जो है वो लजीज खाने पसंद है, तो मैं FJN चैनल के नाजरीन को भी मना नहीं करूँगा कि आप लजीज खाना नहीं खाएं, बिल्कुल खाएं,
लेकिन एहतियात, जो आपने मेडिकल टर्म भी बताया कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो क्या खाने से, डाइट प्रॉपर फॉलो ना करने से, या ऐसी कोई ग़िज़ा, ऐसा कोई डाइट प्लान है जिसको अनप्लान कर देने से या कुछ इस तरह का खाने के साथ मिसबिहेव करने से जो है वो बैक पेन हो सकता है? क्योंकि इस तरफ अब तक हमने बात किया है, इस तरफ के बैक एक पे बात नहीं किया, तो क्या इससे भी कोई इस तरह की जो है कनेक्टिविटी है? जी, ऐसा है कि बहुत सारी बीमारियां जो है उसकी जड़ जो है वो आपके पेट से होती है। अल्लाह तो आप जैसा खाना खाते हो वैसा आपका हेल्थ रिफ्लेक्ट करता है। ऐसे ही। तो सबसे पहले जो है वो क्वांटिटी ऑफ फूड पे बात करेंगे हम लोग कि कितना खाना खाना चाहिए। तो अलग अलग जो साइंसेस हैं, मेडिकल साइंसेस हैं, जो क्लासिकल मेडिकल साइंसेस हैं, वो भी कहती हैं, और हमने अक्सर उलमा से भी सुना है, कहीं पे हमने सुना है कि पेट का एक हिस्सा खाने से पूरा करें, एक हिस्सा पानी से और एक हिस्सा सांस के लिए छोड़ दें। और कहीं पे हमने सुना है कि आधा हिस्सा खाने से पूरा करें, 1/4 हिस्सा पानी से करें और 1/4 हिस्सा छोड़ दें। तो एक तो है क्वांटिटी। उसके बाद में आता है कि क्वालिटी ऑफ फूड। क्वालिटी ऑफ फूड ऐसा रहना चाहिए कि घर का बना ताज़ा खाना, जिसको आजकल बहुत हमने नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया, तो उसका बहुत इम्पोर्टेंस है, ना सिर्फ बैक एक में बल्कि बहुत सारे बीमारियों में। क्योंकि अगर आप जंक फूड और फास्ट फूड और बहुत ज़्यादा ऑयली फूड, प्रोसेस्ड फूड या स्टोर्ड फूड, इन चीज़ों का इस्तेमाल करोगे तो आपका डाइजेशन ख़राब होगा, क्योंकि वो आज़ा, वो पेट का हिस्सा स्पाइन के करीब है, तो वो प्रेशर आता है। हमने वेट गेन की बात की कि सेंट्रली अगर ओबेसिटी आती है, मोटापा आता है, तो उसका प्रेशर स्पाइन पे होता है, तो उसका प्रेशर भी आता है। तो फिर खाना क्या चाहिए? खाना वो चाहिए कि जो आपके इलाके में आम तौर पे खाया जाता है, यानी जहाँ चावल खाया जाता है वो चावल खाए। कल्चरल फूड कह सकते हैं जी, कल्चरल फूड कह सकते हैं, सीजनल फूड कह सकते हैं, कि जो चीज़ जिस सीज़न में अवेलेबल हो वो चीज़, और जो चीज़ आपके इलाके में अवेलेबल वो चीज़। अगर हम लोग माने कि हम लोग मुंबई के करीब बैठे हैं, तो इसको कोकन का इलाका माने, तो कोकन के इलाके में जो फ्रूट्स मिलते हैं वो यहाँ के लोगों के लिए हेल्दी है। अगर नॉर्थ इंडिया में जाएंगे, वहाँ पे जो फ्रूट्स मिलते हैं वहाँ के लिए हेल्दी है। ऐसा ही। ऐसा कोई भी ज़रूरी नहीं है कि अच्छा खाना खाने के लिए ज़्यादा पैसा खर्च करना ज़रूरी है। ऐसे ही। मिसाल के तौर पर एक बादाम के अंदर जितनी ग़िज़ाइयत है, तकरीबन उसी किस्म की ग़िज़ाइयत आपको सिंगदाने के अंदर भी मिल जाती है। तो आपको बस ये देखना है कि अच्छा खाना क्या है। खाने में ये कोशिश करनी है कि अलग अलग जो फूड के ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि फैट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं और फिर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, उन सबको बैलेंस किया जाए। उसके बाद आती है बात पानी की, कि पानी की मिकदार जो है तकरीबन 2.5 से 3 लीटर एक एवरेज इंसान के लिए ज़रूरी होती है। सीज़न के हिसाब से उसकी ज़रूरतें कम ज़्यादा होती है। तो एक थंब रूल हम यूँ बोल सकते हैं कि अगर आपको पेशाब किसी बिना तकलीफ़ के और साफ़ रंग का अगर आ रहा है, तो उतना पानी पीना आपको ज़रूरी है। ये ग़िज़ाइयत की बातें हैं। फिर ऐसा होता है कि आपको जो एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स हैं, कि जो सूजन अपने आप कम करने वाली चीज़ें, उन चीज़ों का थोड़ा इंक्लूजन रखना चाहिए। तो ऐसी चीज़ें कौन सी है? जैसे अदरक है, हल्दी है या अजवाइन जैसी चीज़ें, तो ये थोड़ा सूजन कम करने के काम में आती हैं। तो इन चीज़ों का इस्तेमाल हमको खाने के अंदर करना चाहिए। उसके बाद जो आती है कि जो आपके मसल को बिल्ड करें, क्योंकि हमने देखा कि मस्कुलोस्केलेटल बहुत सारे पेन स्पाइन के होते हैं, तो मसल को बिल्ड करता है प्रोटीन। तो प्रोटीन जिन चीज़ों में आता है उन चीज़ों को हमको ज़्यादा मिकदार में लेना चाहिए। फिर से जब प्रोटीन का जिक्र आता है तो बहुत सारे लोग बाज़ार में जो अवेलेबल हैं, जो हमको ख़रीदने पड़ते हैं, उन प्रोटीन्स का ही सिर्फ सोचते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको ख़रीद के ही या फिर मेडिकल स्टोर से या सप्लीमेंटल प्रोटीन लेना ज़रूरी है, ऐसा नहीं है। जो नॉन वेजिटेरियन हैं वो चिकन, मटन, फ़िश, अंडा, इन चीज़ों से प्रोटीन हासिल कर सकते हैं। जो वेजिटेरियन हैं वो प्रोटीन, दाल वगैरह, इस तरह से इन चीज़ों से भी प्रोटीन हासिल कर सकते हैं। तो ग़िज़ाइयत का अगर हम लोग समअप करना चाहें तो ऐसा है कि पहले तो आपका क्वांटिटी जो है वो ठीक होना चाहिए, ओवर ईटिंग नहीं होना चाहिए। दूसरा क्वालिटी फूड में ज़्यादा प्रोटीन रहें। उसके बाद में आपका फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स आएगा। माइक्रोन्यूट्रिएंट जितने भी हैं, खास करके कैल्शियम बहुत ज़रूरी है हड्डी की सेहत के लिए। उसके लिए दूध और दूध की जो दूसरे दिगर चीज़ें बनती हैं, जैसे छाछ, दही, पनीर, घी वगैरह, उन चीज़ों का इस्तेमाल हो। मसल बिल्ड करने के लिए प्रोटीन का इस्तेमाल हो। विटामिन डी मिलने के लिए धूप के अंदर जाना, बाहर खेलना, थोड़ी सी फिज़िकल एक्टिविटी करना, ये चीज़ें हैं। और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी के लिए जो अजवाइन, हल्दी, अदरक वगैरह, इस तरह की चीज़ें, और पेट को अच्छा रखने के लिए थोड़ी हरी पत्तेदार सब्जियां, ये चीज़ें ग़िज़ाइयत में रहेंगी तो इंशाल्लाह आपको एटलीस्ट न्यूट्रिशन के हवाले से जो स्पाइन का तकलीफ़ होता है वो नहीं होगा। माशाअल्लाह करीम, सुभान अल्लाह।
यानी यकीन करें मुझे बहुत मज़ा आया इन सारी चीज़ों को सुनने के बाद कि घर में इतने सारे जो है वो उपचार, इतने सारे जो है सॉल्यूशंस मौजूद है कि बंदा जो है बहुत ज़्यादा बाहर नहीं जाए। पिछले एपिसोड में भी आपने कुछ होम रेमेडीज़ बताई थी कि अगर जैसे गर्म पानी वाला जो आपने नुस्खा बताया था, अगर उसको कुछ रिपीट कर दें और कुछ होम रेमेडीज़ ऐड कर दें ताकि FGN चैनल के नाजरीन भी, अगर अल्लाह ना करे, करोड़ मरतबा अल्लाह ना करे कि इस तरह की बीमारी में मुब्तला हों, लेकिन चूँकि लाइफ जो है इन तमाम चीज़ों से घिरी हुई है, तो कभी भी अगर इस तरह का मामला भी पड़ता है तो पहले से जो है वो इस तरह की एहतियातें कर ले। तो अगर वो कुछ होम रेमेडीज़ आप मज़ीद रिपीट कर दें तो हमारी भी मालूमात में इजाफा और हम उसको जो है वो नोट डाउन कर लें। एक बहुत अच्छी और बहुत नज़रअंदाज की जाने वाली जो होम रेमेडी है वो पानी है। पानी की ज़रूरत हमें जितनी होती है, जो मैंने अभी अर्ज़ किया, उसके अलावा ऐसा है कि आपके पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक रखने में अगर आप गर्म पानी या गुनगुना गर्म पानी पीते हो तो वो बहुत फ़ायदेमंद है। तो जहाँ पे भी पॉसिबल है तो गुनगुना गर्म पानी पीने की आदत बनाएं। खास करके खाने से थोड़ा सा पहले अगर हम लोग गुनगुना गर्म पानी पीते हैं तो उसके काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। एक चीज़ मैंने पिछले एपिसोड में अर्ज़ की थी कि 1 कप दूध, 1 कप पानी, उसके अंदर आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच सौंठ, यानी जो अदरक सुखाने के बाद जो पाउडर बनती है वो, उसको धीमी आंच पे पकाकर पानी को वेपराइज करके 1 कप जब बच जाए तो उसको पीना है। ये एक रेमेडी है। इसके अंदर अगर आप इसको और एनहांस करना चाहें और अच्छा उसको करना चाहें तो और भी चीज़ें डाल सकते हो, जैसे आप उसमें बादाम भी ऐड कर सकते हो, उसमें और भी कोई चीज़ आपको जो ग़िज़ा सेहतमंद है, ताकतमंद है, वो भी ऐड कर सकते हो। ये एक हो गई। इसके अलावा एक बहुत पुराना नुस्खा है जो हमको यूज़ कराया जाता था, जिसको एरंडी का तेल कहते हैं। उसके भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। सिर्फ इतना है कि उसका मिकदार जो है वो बहुत सोच समझ के यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि ज़्यादा मिकदार में अगर आप यूज़ करेंगे तो उससे लूज़ मोशन और दूसरी भी तकलीफ़ हो सकती है। तो एक छोटी मिकदार में और हफ्ते में एक बार रात में सोते वक्त आधा चम्मच या 1 चम्मच एरंडी का तेल पीने में, उसके बाद 1 गिलास गर्म पानी पी लिया जाए। ये भी एक तरह की होम रेमेडी है। अजवाइन एक बहुत अच्छी होम रेमेडी है कि अगर आधा चम्मच अजवाइन अगर आप रोज़ाना गर्म पानी के साथ खाने की आदत लगा लें तो वो भी काफ़ी हद तक आपका पेन कंट्रोल कर सकती है। और एक बहुत पुरानी होम रेमेडी है जिसको अक्सर सर्दी या हल्के बॉडी एक में यूज़ किया जा सकता था, कि अदरक वाली चाय। तो अदरक वाली चाय बहुत फेमस है, बहुत नाम सुना है, तो वो भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। मिलती कम है अब, लेकिन बन सकती है आसानी से, सारे इंग्रेडिएंट्स घर में मौजूद हैं। तो वो भी बहुत अच्छी होम रेमेडी है। जो हल्के और मामूली किस्म के बैक एक्स हैं तो ये होम रेमेडीज से कंट्रोल किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, ये तो ज़ाहिर है पीने और खाने के हवाले से था और माशाल्लाह इस पे बहुत अच्छी आपने तरबियत भी फरमाई। मालिश करने का एक बड़ा ट्रेंड होता है कि थोड़ी भी तकलीफ़ होती है तो यानी पैरों की मालिश, हाथों की मालिश, कोई पेन हुआ तो मालिश ही जो है वो है। तो ऐसा भी हुआ है, बल्कि हमने सुना है कि वो मालिश में थोड़ी सी बेहतियाती की तो वो दर्द थोड़ा था वो बढ़ गया। तो क्या ऐसा होता है कि ट्रीटमेंट में इस तरह की भी मिस्टेक्स होती हैं? क्योंकि होम रेमेडी पे बात चल ही रही और ये घर के अंदर इस तरह के होते हैं, किसी भी से भी मालिश करवा लेते हैं, तो क्या एहतियात रखनी चाहिए मालिश करवाने में? किस तरह से जो है वो, या कौन सा तेल मालिश कराने के लिए अच्छा है? अगर आप इस पर थोड़ी सी तवज्जो दिलाएं तो। जी, तो सबसे पहले तो ये है कि कोई भी होम रेमेडी, कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले इस चीज़ को इंश्योर करना ज़रूरी है कि आपका जो बैक एक है वो कोई सीवियर नहीं है, कोई फ्रैक्चर की वजह से नहीं है, कोई इन्फ्लेमेशन की वजह से नहीं है, टीबी जैसे कोई बीमारी की वजह से नहीं है। ये पहले इंश्योर करना ज़रूरी है। अगर इन किसी वजूहात से नहीं है और आपके पोस्चर या मस्कुलोस्केलेटल रीजन्स की वजह से है तो ऐसे सिचुएशन में मालिश जो है वो की जा सकती है और उसकी मदद ली जा सकती है। मालिश करने के लिए बहुत ज़ोर लगाना ज़रूरी नहीं है। मालिश करने की एक टेक्निक है। उस टेक्निक में से एक टेक्निक यह है कि ऊपर से नीचे की तरफ, यानी अगर इंसान पेट के बल लेटा हुआ है तो गर्दन से लेके कमर की तरफ इस तरह से मालिश करते हुए मीडियम प्रेशर या थोड़ा कम प्रेशर के साथ, ज़्यादा प्रेशर नहीं, और उसमें गुनगुना गर्म तेल आप इस्तेमाल कर सकते हो। और तेल जो है किसी भी किस्म का इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन सादा सिंपल जो तिल का तेल है वो सदियों से इस्तेमाल होता आ रहा है इन चीज़ों के लिए। तो इस सादे घर में जो अवेलेबल है तिल का तेल, राई का तेल, इससे भी मालिश की जा सकती है। मालिश करने से पहले उसको थोड़ा सा गर्म करना चाहिए। और किसी भी तेल को गर्म करने का तरीका यह है कि पहले पानी को गर्म कर लिया जाए, पानी अच्छा गर्म हो जाए, उबल जाए, उसको उतार लें, उसके अंदर एक छोटी कटोरी के अंदर तेल डाल के फिर वो गर्म पानी में रखें। तेल को डायरेक्टली आग पे या हीट पे रख के गर्म नहीं करना चाहिए, उससे मेडिकल प्रॉपर्टीज़ उसकी कम हो जाती हैं। तो इस तरह से जो गर्म किया हुआ तेल है उसको हल्के हाथ से पहले लगाएं। देख लें कि उसका टेम्परेचर इतना ना हो कि वो जल जाए या कोई तकलीफ हो जाए, और फिर
मॉडरेट प्रेशर के साथ, बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ नहीं, ऊपर से नीचे की तरफ मालिश कर सकते हैं। और अगेन ये इन चीज़ों में कि जब आपका मस्कुलोस्केलेटल पेन है, किसी और वजह से ये पेन नहीं है, ऐसी सिचुएशन में कर सकते हैं। माशाल्लाह डॉक्टर साहब, आपका जो स्पेशलाइजेशन है वो आयुर्वेदिक में है और हायर स्टडीज़ आपकी इसमें हुई है, तो चूँकि बात चल रही है ट्रीटमेंट ऑप्शन पर और ट्रीटमेंट पर काफ़ी जिक्र भी हो रहा है, तो मैं चाह रहा था कि अगर इसमें भी अगर आप थोड़े से इनपुट्स दें, इसमें भी कुछ ऐड करें आप, कि आयुर्वेदिक में भी क्या इस तरह की कुछ स्टडीज़ हैं कि हर्ब्स शब्स या इस तरह से और कोई टेक्निक के ज़रिए से भी जो है वो इस तरह के बैक पेन को डील किया जाता हो? जी, बहुत सारे स्टडीज़ हैं और बहुत सारे उसमें ट्रीटमेंट्स भी अवेलेबल हैं, लेकिन जो हमने पहले ही अर्ज़ किए वो घर पे करने लायक ट्रीटमेंट है। उससे आगे के जो ट्रीटमेंट्स हैं वो किसी मेडिकल सुपरविजन में करना इम्पॉर्टेंट होता है, उसको घर पे न किया जाए। एक और ट्रीटमेंट जो है जिसका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है और जो सुन्नत मुस्तफ़ा भी है कि जिसको हिजामा कहा जाता है, तो उसके बहुत सारे स्टडीज़ हुए हैं कि जिसने बैक एक में बहुत असरदार इलाज दिखाया है और हिजामा बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मोडेलिटी है बैक पेन को कंट्रोल करने के लिए और कम करने के लिए। और इसमें सिर्फ एहतियात ये ज़रूरी है कि जैसे मैं बार बार अर्ज़ करता आया हूँ, कोई भी ट्रीटमेंट के मामले में, तो ये ट्रीटमेंट के मामले में भी अगर आप हिजामा करवाना चाह रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको एक क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर के सुपरविजन में करा जाए, क्योंकि नीम हकीम हमेशा खतरा जान हो सकता है। ऐसा ही होता है। अब तो चूँकि ट्रेंड में है ना, तो हिजामा या कपिंग, या कुछ लोग क्यूरियस भी होते हैं कुछ नया देखने समझने के लिए, और इस तरह की फिर जो है वो कर रहे होते हैं, और फिर कई बार पैसे को भी लेके होता है कि यार कम कप में कर रहे हैं, कप का तो कम चार्ज कर रही हैं, तो बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं, तो कम कप की तरफ जाते हैं, अपने को क्या 2-3-4 कप लगाने हैं इस तरह से, तो शायद इस तरह से भी हो सकता है कि कॉम्प्रोमाइज़ करते होंगे। तो ऐसा नहीं करें, डॉक्टर साहब बहुत अच्छी तवज्जो दिला रहे हैं। मैं चाह रहा था कि थोड़ा सा अगर कपिंग को एक ब्रीफ किया जाए कि एक कप कितने कप लग सकते हैं और क्या इसमें और मज़ीद थेरेपी हो सकती है, और ये क्या दीगर इस तरह के फिजियोथेरेपिस्ट वगैरह भी सजेस्ट करते हैं, या ये आपका कोई पर्सनल सजेशन है? ये बहुत सारे प्रैक्टिशनर सजेस्ट करते हैं, बहुत सारे स्पोर्ट्समैन भी इसका इस्तेमाल करते हैं, और पूरी दुनिया में अलग अलग मकामात पे बहुत सारे स्टडीज़ हुए हैं। कितने कप लगते हैं इसका स्पेसिफिक नंबर नहीं है, वो आपकी जो तकलीफ़ है उस तकलीफ़ के हिसाब से, आपके स्कैन्स में क्या आया है, आपको कहाँ पे रीढ़ की हड्डी में तकलीफ़ है या पैरा स्पाइनल मसल्स में कहाँ पे तकलीफ़ है, वो सब देख के कप्स का नंबर इसमें डिसाइड होता है। तो वो अलग अलग हो सकता है, किसी को 2 या 3 में भी आराम हो सकता है, किसी को ज़्यादा भी लग सकते हैं, कितने जगहों पे तकलीफ़ है, ये सारी चीज़ों को सोच के वो नंबर ऑफ़ कप्स जो हैं वो डिसाइड होते हैं। लेकिन ये बहुत ही डिटेल्ड इसके स्टडीज़ अवेलेबल हैं और बहुत अच्छे साइंटिफिक जर्नल में ये पब्लिश्ड भी हैं, तो ये बहुत अच्छी ट्रीटमेंट रेमेडी है जो प्रूवन रेमेडी है। बस इतना है कि उसको एक सुपरविजन के अंडर और गाइडेंस के हिसाब से उसका इस्तेमाल किया जाए। माशाअल्लाह करीम, अल्लाह पाक हमें वैसे तो तमाम बीमारियों से बचाए, हर तरह की तकलीफ़ से बचाए, आफ़ियत अता फ़रमाए, खैर का मामला फ़रमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। बढ़ते हैं मेरे आखिरी ट्रीटमेंट ऑप्शन की तरफ, आखिरी ट्रीटमेंट डिस्कशन की तरफ। हमने ये देखा है कि जो लोग कमर की तकलीफ़ से 2-4 होते हैं, प्रॉब्लम में होते हैं, उनको कमर पे लगाने के लिए जो है वो गर्म बेल्ट दी जाते हैं, या हमने वो भी देखा है कि पूरा एक स्ट्रक्चर होता है जो बिल्कुल गर्दन तक जाता है, और वो भी इस तरह के बेल्ट और केजेस दिए जाते हैं। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि क्या ये स्टार्टिंग स्टेज में होते हैं, या ये दिए जाए तो इसको लाइटली लिया जाए, और या इसको किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, इसका कोई टाइम टेबल होता है, इसका कुछ इस पर अगर आप रोशनी डालें ताकि एफजेन चैनल के नाजरीन को भी जो है ये पता चले और ये इनके लिए एक बेनिफिशियल साबित हो। जी, तो ये अलग अलग किस्म के बेल्ट्स या केजेस जिसका आपने जिक्र किया वो अलग अलग होते हैं। वो इस बात पे डिपेंड करते हैं कि आपका बैक एक या आपके स्पाइन की हेल्थ जो है वो कौन से स्टेज पे है। जैसे मैं पहले ही अर्ज़ कर चुका कि अगर आपके बिल्डिंग का मेन पिलर कमज़ोर हो जाए तो उसको खड़ा रखने के लिए और पिलर्स की ज़रूरत लगती है। उसी तरह से अगर आपकी स्पाइन में कुछ कमज़ोरी है, कोई डिफेक्ट है, कोई डिसीज़ है, तो उसको सपोर्ट करने के लिए ये बेल्ट्स दिया जा सकते हैं। बहुत ज़्यादा कॉमन जो हैं वो 2 बेल्ट हैं, एक सर्वाइकल बेल्ट है जो गर्दन में लगता है, एक लंबार बेल्ट है, उसके अलावा भी और दीगर चीज़ें हैं। तो जो दिया जा रहा है आपको वो इसलिए दिया जा रहा है चूँकि आपके मसल्स को, आपके स्पाइन को आराम की ज़रूरत है, तो उस स्पाइन के काम का कुछ हिस्सा, कुछ लोड जो है वो बेल्ट ले लेता है, कुछ सपोर्ट बेल्ट दे देता है, तो इस वजह से स्पाइन पे जो प्रेशर आ रहा है या वेट आ रहा है वो कम हो जाता है। माशाल्लाह। तो वो बिल्कुल ज़रूरी होता है, तो उसका इस्तेमाल किया जाए, उसको लाइटली ना लिया जाए, क्योंकि फिर वो जो सब बेल्ट पे जो प्रेशर आना था वो आपके स्पाइन पे आएगा, और जो बीमारी आपकी इनिशियल स्टेजेस में थी वो थोड़ा सा हायर स्टेजेस में चली जाएगी।
तो ये बेल्ट को लाइटली नहीं लिया जाए। इसके अलावा मैं एक चीज़ अर्ज़ करना चाहूँगा जो एक्सरसाइजेस के बारे में है, कि 2 या 3 एक्सरसाइजेस इंशाल्लाह मैं अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि जो बैक के इनिशियल स्टेजेस में आज यूज़ कर सकते हैं, स्टार्टिंग में जब हल्का है, ज़्यादा सीवियर नहीं है उस वक्त। 3 तरह की एक्सरसाइजेस अर्ज़ करता हूँ। तो पहले तो एक एक्सरसाइज है जिसको कैट स्ट्रेच बोलते हैं। तो वो ऐसा है कि इंसान ज़मीन पे आ जाए, घुटने और पैर यानी चौपाया जैसा रहता है वैसे हाथ टिका दे और घुटने टिका दे, और उसके बाद वो जो पीठ है उसको स्ट्रेच करके ऊपर ले जाए। तो ये इस तरह से कॉन्वेक्स शेप हो जाएगा, फिर नीचे ले जाए, फिर ऊपर, फिर नीचे। तो जिसके लिए ये आसानी से हो सकता है वो करे, और जितना हो सके इस पे कोई फोर्सफुली नहीं करना है। तो ये एक एक्सरसाइज है। दूसरा एक होता है जिसको ब्रिज पोज बोला जाता है, ब्रिज पोज। तो उसमें क्या होता है कि पीठ के बल लेटा जाता है, घुटनों को फोल्ड किया जाता है, पैर ज़मीन पे लगाता है और उसमें कमर को उठाते हैं, ज़मीन पे पीठ के बल लेट के कमर को उठाते हैं। तो एक ब्रिज की तरह दिखने वाला शेप बन जाता है, उसको एक ब्रिज पोज बोला जाता है। एक कोबरा पोज भी बोला जाता है, जो भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। उसमें पेट के बल लेटने के बाद दोनों जो पाम्स हैं, आपकी हथेलियां हैं, वो ज़मीन पे रखेंगे, हाथों को सीधा करेंगे। तो वो पोस्चर जो है आपका ऐसा बन जाएगा जिसमें पैर से लेके कमर तक का पार्ट ज़मीन पे है और उसके ऊपर का पार्ट जो है वो एक कॉन्वेक्स शेप में हो गया। तो जो बैकवर्ड बेंडिंग हमने अर्ज की थी, तो उस तरह से वो शेप बन गया। तो ये एक्सरसाइजेस कितनी बार करें? दिन में 1 से 2 बार करें, और जितना देर ये पोज आप होल्ड कर सकते हैं, इनिशियल फेज में आप 10 सेकेंड 15 सेकेंड होल्ड कर सकते हैं, धीरे धीरे जैसे प्रैक्टिस करेंगे तो बढ़ता जाएगा। तो ये 3 एक्सरसाइजेज जो हैं ये बहुत फ़ायदेमंद हैं आपके इनिशियल स्टेजेस में। मैं बार बार अर्ज़ कर रहा हूँ, क्योंकि जब स्टेज आगे बढ़ जाती है, कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, उसके बाद खुद होके कोई एक्सरसाइज करना ठीक नहीं रहता। तो इनिशियल स्टेजेस के अंदर ये 3 एक्सरसाइजेस बहुत ही मुफीद हैं, जो अगर आपको नहीं भी है तकलीफ, बैक एक नहीं है, और आप अगर उसको स्टार्ट कर देते हो तो इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा, और अल्लाह ने चाहा तो बैक एक आपको नहीं होगा। ज़ाहिर है डॉक्टर साहब, कोई नहीं चाहता कि मैं जो है वो हॉस्पिटल जाऊं, कोई नहीं चाहता कि मुझे जो है बार बार जो है वो डॉक्टर के पास जाना पड़े, हॉस्पिटल जाना पड़े, दवाइयाँ खानी पड़े। हर एक जो है वो हेल्दी रहना चाहता है। हेल्दी रहने के लिए हमें पहले से एहतियाती रखनी पड़ेगी। तो कुछ एक्सरसाइज डॉक्टर साहब ने भी हमें सजेस्ट की। यूँ तो FJN चैनल के नाजरीन, आपकी जो है वो एक ज़िम्मेदारी है। जी हाँ, मेरा जुमला नोट फरमा लें, आपकी एक ज़िम्मेदारी है, आप अपने आप का ख्याल रखें। क्योंकि जाहिर है आप किसी के भाई भी हैं, किसी के बेटे भी हैं, अगर जो ज़ाहिर औलाद वाले हैं तो किसी के वालिद भी हैं। आप बहुत सारी चीज़ें आप पर डिपेंडेंट है, आप पर जो है वो मुनहसिर हैं। तो अगर आप सेहतयाब होंगे, आप हेल्दी होंगे, तो इंशाअल्लाह करीम आपकी फैमिली, आपके दीगर लोग भी जो है वो इंशाअल्लाह करीम सेहतयाब होंगे। अगर आप डिस्टर्ब हो जाएंगे, आपकी तबीयत डिस्टर्ब हो जाएगी, तो ज़ाहिर है बाकियों को भी इसका खूब साइड इफ़ेक्ट होगा। तो FJN चैनल के नाजरीन, हमारे इस प्रोग्राम हेल्थ इज़ वेल्थ का मकसद यही है कि हम आपको हेल्दी रखें, आपको सेहतमंद रखें, ताकि हमारा मुआशरा, हमारी सोसाइटी, बल्कि हमारी पूरी कंट्री ये सेहतयाब हो जाए, हेल्दी हो जाए, और बीमारियां हमारे यहाँ कम से कम हो और हेल्दी लोग ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो इसी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए, मालूमात के लिए FJN चैनल को देखते रहिए और दिखाते रहिए। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। जो है बीमार सेहत के तालिब, उन पे फरमा करम